जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में मैं बात करूंगा, क्या आपका नॉमिनी है? क्या आप जॉइंट अकाउंट में पेंशन ले रहे हैं? यदि आप दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर आखिर जो आपका पैसा है उस पर हक किसका होगा? इस बात के ऊपर एक एडवाइजरी है जो कर्नल साहब ने शेयर की है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बात करूंगा दोस्तों, कम्यूटेशन रिकवरी पर लगी रोक, एक और बड़ा फैसला कहां का है इसके बारे में बात करूंगा। जैसे कि इसकी मुहिम हर एक स्टेट में चल रही है और सबको सफलता मिल रही है, लग रहा है हम जीत की ओर हैं दोस्तों। और मैं बात करूंगा संसद के अंदर कौन से मुद्दे उठे। क्या 8वां वेतन आयोग का मुद्दा उठा, या वन्य पेंशन का मुद्दा उठा है, किसानों का मुद्दा? नहीं, इन नेताओं पर आनी चाहिए शर्म। इन्होंने 4 दिन की संसद में नूरा कुश्ती की है, सांडों की तरह लड़ रहे हैं और टैक्स पेयर का करोड़ों रुपए कर रहे हैं बर्बाद। आखिर 1 घंटे की कार्रवाई में कितना करोड़ रुपए खर्च होता है, सुन करके आप हैरान हो जाओगे। आपका हक है समझना और जानना। और मैं बात करूंगा 100 साल हुए पूरे, सूबेदार साहब के जिंदगी के 100 साल हुए पूरे। जश्न हुआ, वहां पर कर्नल साहब पहुंचे, सैनिक पहुंचे और भूतपूर्व सैनिक पहुंचे। ये नजारा आपको देखना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ सेना में ही होता है और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और मैं बात करूंगा, अब बारी है पेंशन स्लिप की। हाँ जी दोस्तों, अपना पेंशन स्लिप लेकर के पूरा डाटा चेक करें। खबर करते विश्वास से सबसे पहले मैं वो कर्नल आईपीसी ने एक एडवाइजरी जारी किया है, उन्होंने उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। प्रिय सेवानिवृत्त सैनिकों, हमारे सेवानिवृत्त व्यक्तियों से बचत बैंक खाते के संबंध में या सामान्यतः जीवन साथी को या उत्तरजीवी योजना के अंतर्गत संयुक्त खाता धारक बनाया जाता है। मतलब कहना, यदि आपका जॉइंट अकाउंट है जिसमें आप पेंशन ले रहे हैं तो क्या मुश्किल क्या आती है, उसमें आपको नॉमिनी और जरूरी है, यानी तीसरा आपका बेटा बेटी नॉमिनी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक नामित व्यक्ति भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसका कार्य है, उदाहरण के तौर पर ए और बी, यानी ए हस्बैंड है जो पेंशन ले रहा है, बी उसकी वाइफ है। ए की मृत्यु हो जाती है और ए और बी ने सी यानी अपने बच्चे को नॉमिनी नहीं बनाया तो ए और बी का यदि नॉमिनी नहीं है तो ए यानी जो पेंशनर खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो पैसा है या उसका जो आरोपी का एरियर है या उसका जो चीजें, उसका पेंशन संशोधन हो रही है, वो बी को नहीं मिलेंगी। बी का कोई हक नहीं। जैसे हम समझ सकते हैं हमारे साथ कुछ बैड हैपनिंग हो जाए तो हमारी वाइफ को वो पैसा फैमिली पेंशन मिल जाएगी, लेकिन वो पैसा नहीं मिलेगा जो मरने के बाद आपको संशोधन हुआ है। यानी मरने के बाद आप 2-3 महीने में पीसीडीए ने आपको आरओपी3 का एरियर दिया है या डीए का एरियर दिया है, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। वो कानून की तरफ से लैप्स हो जाएगा, वो कानूनी आप दावा नहीं कर सकते। इसी के संदर्भ में उन्होंने एक एग्जाम्पल ABCD का दिया है। तो आप ये सोच रहे हो, हकीकत यह है कि किसी भी मृतक पेंशन भोगी का बकाया केवल नॉमिनी को ही दिया जाएगा, जीवन साथी को नहीं। इसके अलावा अगर नामांकन बैंक में पंजीकृत नहीं है तो कानूनी उत्तराधिकारी बकाया का दावा कर सकता है। यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए बैंक में नामांकन देना बेहतर है। अब हमने क्या करना है कि हमारा जॉइंट अकाउंट में पेंशन आ रही है, उसमें तीसरा नॉमिनी होगा जॉइंट अकाउंट के साथ, वो हमारा बच्चा या बेटी जो हो सकता है, आप करा सकते हो। एक बार इसको चेक करना है। इसलिए आप सभी से अपने खाते को सत्यापित करने और पुष्टि करने की सलाह दी जाती है। क्या जीवन साथी का नाम संयुक्त धारक के रूप में शामिल है और नामांकित व्यक्ति का नाम भी दिया गया, यानी आपकी वाइफ जॉइंट अकाउंट में, उसके बाद आपका थर्ड जो है, जो नॉमिनी बोलते हैं, वो है नहीं, क्योंकि खाता तो 2 के साथ हो गया, उसमें से वो नॉमिनी नहीं बन सकता। नॉमिनी आपको थर्ड को बनाना होगा। यदि नामांकन पंजीकृत नहीं है तो कृपया पारिवारिक पेंशन भोगी बकाया राशि का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आप सभी से अनुरोध है कि इस संदेश को महत्वपूर्ण समझें और सभी को भेजें। कर्नल आईपी सिंह, अध्यक्ष। दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, जरूर आप खुद करिए और दूसरों को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। तो बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैं आपके सामने 2 लेटर प्रस्तुत कर रहा हूं। एक है 20/9/2024 का, जिसमें सभी वितरण बैंकों को CPC को एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कम्यूटेशन रिकवरी पर रोक लगाई गई थी। लेकिन ये रोक कहां की थी? ये रोक थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के और उनके राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सीधा था। इस संबंध में अनुरोध है कि कृपया महालेखाकार, लेखा और अधिकारित पंजाब एवं संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा जारी पत्र संख्या 100 का अनुपालन किया जाए। किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो लेखा जो ऑफिस है वहां से
क्लियर कर सकते हो। लेकिन ये जैसा कि आप समझ सकते हो, कम्युनिकेशन रिकवरी की मुहिम यहाँ से शुरू हुई है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से, और ये जाकर के हर जगह फैल रही है। आपने कर्नाटक, केरला, हर जो जहां जो पिटीशन डाल रहे हैं, याचिका दायर कर रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है। इसी कड़ी में 27/11/2024 आज से 3 दिन पहले लखनऊ के हाई कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया है। वहां जितने लोगों ने इस पिटीशन को डाला था कि उनकी कंपटीशन 10 साल 8 महीने से ज्यादा हो गया है, तो उसको रिकवरी के लिए उन्होंने रोक यानी हल्फनामा दायर किया था, उस पर रोक लगा दी। जिसमें आप देख सकते हो कि याचिकाकर्ता जयप्रकाश सिंह, अन्य प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग लखनऊ के माध्यम से उन्होंने कहा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील पंकज पटेल की ओर से एक आवेदन दिया गया। इस बार आम सहती जहां के मामले में अंतिम राहत का सवाल है। रिट ए संख्या 100 डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 3 अन्य मामले में पारित दिनांक 100 पूरी तरीके से कवर किया गया है। आम सहमति पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता की रिट याचिका नंबर 100 25/7/2024 के आदेश का लाभ पाने के हकदार होंगे। यह प्रावधान किया गया कि सूचीबद्ध होने तक अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं से कोई वसूली नहीं की जाएगी। इन्होंने कहा है कि आपको ये वसूली पर रोक का एक और लेटर है। यानी लगातार इसके ऊपर याचिकाएं जा रही हैं और लगातार माननीय कोर्ट है वो सपोर्ट कर रहा है, और बिल्कुल हमें न्याय मिलेगा। जैसे गुजरात स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, राजस्थान भी करने जा रहा है, हिमाचल करने जा रहा है। यानी जो 15 साल की रिकवरी है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसके ऊपर आप स्पष्टतः आप देख सकते हो अच्छे डिसीजंस आ रहे हैं, और भविष्य में इसके ऊपर बहुत बड़ा और कॉमन डिसीजन आने की पूरी संभावना है। अब मैं बात करूंगा संसद की। हाँ जी दोस्तों, संसद के अंदर आप थोड़ा वीडियो देखिए क्या हंगामा हो रहा है। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय, सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें, आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये वो नेता हैं जो हमारा हजारों करोड़ों रुपए यानी चुनाव में जीत करके ये संसद में जाते हैं, चाहे राज्यसभा में बैठे हैं चाहे लोकसभा में बैठे हैं। अब इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों के मुद्दे हों, यानी जवानों के मुद्दे हों, गरीबों के मुद्दे हों, देश की उन्नति और प्रगति को किस पथ पर ले जाना, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। यहां संविधान के तहत सारे नियम कानून यहां पर बनते हैं, और जैसा कहा है प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की प्रगति उन्नति के लिए नई रास्ते खोजें, दूरगामी और प्रभावशील निर्णय लिए जाते हैं। अब यहां दूरगामी तो बात छोड़िए, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये सरकारी सांड की तरह लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, न संसद चलने दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि संसद न चलने से क्या खामियाजा न होता है। यानी संसद की कार्रवाई की जो सुनियोजित होती है उस पर कितना खर्चा आता है, आप देख करके हैरान हो जाओ। करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। 1 घंटे में आपने देखा होगा अभी तक का 4 दिन संसद चली है, सिर्फ 40 मिनट चली है, 10-10 मिनट पर डे चली। बाकी इन्होंने कुश्ती लड़ी है आराम से, क्योंकि इनको कोई टेंशन नहीं, इनको सब कुछ फ्री है, तनख्वाह मिल रही है, वेतन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं, इनको तो राजनीति से मतलब है, चाहे संसद के अंदर हो, संसद के बाहर हो। और संसद की कार्रवाई पर राज्यसभा में 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्रति घंटा खर्च होता है। 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्रति घंटा खर्च होता है, और 2000 रुपए प्रति जो राज्यसभा का सदस्य उसके ऊपर अलग से खर्च होता है। ये रिपोर्ट है। लोकसभा में 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटा खर्च होता है, और ये प्रति घंटा खर्च होता है, वहां पर ये सिर्फ क्या करते हैं, हंगामा कर रहे हैं। यानी आप समझो 1.5 करोड़, तो हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है, हमारी मेहनत का पैसा, ये मलाई खा रहे हैं, लूट रहे हैं। कोई भी नए कानून, आप बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचारी का मुद्दा है, आप देख सकते हो कितने 8वें वेतन आयोग के मुद्दे, कोई किसी पर चर्चा नहीं कर सकता। कम से कम इनको ये बात तो हो सकती है कि आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आप भ्रष्टाचार ही बंद करा दीजिए। इतना भ्रष्टाचार है कि ये जो बड़े पेड़ है इनके नीचे लोग, कितना भ्रष्टाचार आपने देख लिया होगा। आप सेना से रिटायर होके जाइए, अपना कोई काम कराई तो आपको पता चल जाएगा। हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह धांधली चल रही है, तानाशाही चल रही है, उसी को भी नहीं बंद कर सकते। इसमें कोई पैसा की जरूरत नहीं, इसमें कोई कानून की जरूरत नहीं। ये गुड गवर्नेंस के लिए आप थोड़ा स्ट्रिक्ट चाहिए, लेकिन ये खुद भी वैसे हैं तो इनका प्रशासन भी वैसा है। आप इन वीडियो से अंदाजा लगा दीजिए
कि हमारे पैसे का कहां सदुपयोग कहां दुरुपयोग हो रहा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और खुशनुमा खबर। बिल्कुल आप इस खबर को आपको देखना होगा और उन्हें बेस्ट विशेष करना होगा। और ये है सूबेदार निक्कू राम EMI से हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 29 नवंबर 1924 यानी 1924 और आज बिल्कुल आप समझ सकते हो कि 29 नवंबर 2024 है। यानी आप समझते हो सेना में ये 15 दिसंबर 1943 में शामिल हुए, 71 में वो रिटायर्ड हुए और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी साइन कर रहा हूं। ये है पूर्व सैनिक ऑफ कोर ऑफ EMI हिमाचल में कमांडिंग अफसर वहां पर गए, आप देख सकते हो। ऑन रैंक ऑफ 639 EMI बटालियन टू सेलिब्रेट द 100th बर्थडे JC so and so सूबेदार SKT निक्कू राम एट देयर रेजिडेंस VPO कुठेरा तहसील सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये नज़ारा है और ये 100 साल जीवित हैं हमारे सूबेदार निक्कू राम साहब। हम चाहते हैं और ये रहें और लोगों को कुछ न कुछ संदेश दें। ये है जिंदगी एक सैनिक की और ये है सैनिकों का ट्रेडिशन। वहां पर जो EMI बटालियन के कमांडिंग अफसर भी जाते हैं, उनके साथ सैनिक जाते हैं, भूतपूर्व सैनिक होते हैं, हर्ष उल्लास एक खुशनुमा माहौल वहां पर क्रिएट करते हैं और साहब को जाके बधाइयां देते हैं। हम भी अपने सैनिक जीवन चैनल उनके सभी व्यूअर्स की तरफ से उनको हार्दिक बधाई दिल से सैल्यूट करते हैं कि आप इतने बड़े लीजेंड है, आपने इस धरती पर 100 साल पूरे किए हैं। आप परम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं और आगे भी आप स्वस्थ रहें और लंबी यात्रा करें जीवन की। जय हिंद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा पेंशन स्लिप की। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल कल आपके खाते में आपकी पेंशन क्रेडिट हो गई होगी और करेक्ट आपने देख लिया होगा जो पेंशन क्रेडिट है वो सही है नहीं, इसके लिए जांच के लिए आपको पेंशन स्लिप जरूरी है। वहां पर आप देख सकते हो कि आपकी बेसिक पेंशन कितना है, आपका DR अमाउंट कितना है और यदि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन है वो कितना है, टोटल अमाउंट के बाद आपकी रिकवरी कितनी हो रही है कंपटीशन के तौर पर और बैलेंस अमाउंट है जो वहां पर शो किया क्या आपके खाते में उतना ही आया है। और इसके साथ महत्वपूर्ण चीज चेक करना है कि आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन कब ड्यू है। यदि ये सारी चीजें चेक कर लेते हो तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि इस साल यानी आइडेंटिफिकेशन का काम है या आपकी पेंशन बढ़ोतरी का काम है, आपके एरियर का काम है, DA बढ़ोतरी का काम है, सारा चीज हो गया है और सही तरीके से पेंशन हमारे खाते में आ गई है। और आगे यानी जो अगले साल तक जब तक आपका आइडेंटिफिकेशन ड्यू नहीं होता तब तक आगे पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, सिर्फ DA बढ़ेगा आपको। तो दोस्तों ये सारी चीज चेक करना आपका काम है। आप लॉग इन करिए जाकर स्पर्श को और अपने पासवर्ड के साथ अपने जो प्रोफाइल में जाके अपनी पेंशन स्लिप डाउनलोड करिए। कि आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पधार कर जो हमारी हौसला अफजाई की है, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं 43 दिसंबर में आर्मी किया था और दिसंबर 71 में पेंशन पर ट्रांसफर करा गया हूँ। उस दिन से मैं घर पर अपनी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऐसे करके अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ और बड़ी अच्छी तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ। आप लोगों की कृपा है। मैं फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ हमारे निवास स्थान पर पधारे हैं और मेरी हौसला अफजाई की। नहीं स्वागत है। ये तो हमारी कोशिश इतना है कि हम आपके साथ सेलिब्रेट करें। हमारी खुशकिस्मती है हम आपके साथ बैठे हैं और अच्छे फाइटर, सबसे तगड़े फाइटर आप ही। हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ बैठे हैं। नहीं हमारे
हाँ काफ़ी अभी तो मैं